Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. So our today's topic is हिंदू मैरिज एक्ट. हम इस एक्ट को पार्ट्स में कवर करेंगे और इसके बेयर प्रोविजंस को इजीली रिटेन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक. हिंदू मैरिज एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955. ये एक्ट 18 मई 1955 को लागू हुआ था. ये एक्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 6th ईयर में पास हुआ था. ये एक्ट हिंदूज के रिलेटेड मैरिज लॉ को अमेंड एंड कोडिफाई करने के लिए बनाया गया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिलिमिनरी पार्ट. सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट. हम इस एक्ट को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहकर बुला सकते हैं. ये एक्ट पूरे इंडिया पे लागू होता है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये एक्ट उन हिंदूज पे भी अप्लाई होता है जो कि हमारी टेरिटरी के बाहर रह रहे हैं. सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट. इस सेक्शन में हमें बताया गया है कि कौन कौन से हिंदुओं पर ये लॉ अप्लाई होगा. So, first clause A. To any person who is a Hindu by religion in any form of development. कोई भी तरह का हिंदू हो, किसी भी डेवलपमेंट या फॉर्म से बना हो, उसे हम हिंदू ही बोलेंगे. क्लॉज बी. कोई भी पर्सन बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, उन पे भी ये एक्ट लागू होगा. To any person domiciled in territory to which this act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion unless it is proved that any person would not have been governed by Hindu law or by any custom or usage part of the law in respect of any of the matter deal with herein if the act not been passed. So basically इस क्लॉज में बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, पारसी भी नहीं है, ज्यू भी नहीं है, उस पे हम ये लॉ लागू कर सकते हैं अनलेस वो ये प्रूफ कर दे कि उसका कस्टम उसे अलाउ नहीं करता. एक्सप्लेनेशन में हिंदूज की डेफिनेशन को और एक्सटेंड किया गया है. क्लॉज ए में बताया गया है अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हो रिलीजन के बेसिस पे, तो चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, इस पे ये लॉ अप्लाई होगा, वो हिंदू ही कंसीडर्ड होगा. क्लॉज बी में बताया गया है कि अगर एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हो और दूसरा किसी और रिलीजन का हो, तो इसमें बताया गया है कि अगर चाइल्ड इज़ ब्रॉट अप एज अ हिंदू तो उसे हम हिंदू ही कंसीडर करेंगे. और क्लॉज सी में बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन में कन्वर्ट और रिकन्वर्ट करता है उसे भी हम हिंदू कंसीडर करेंगे. अब क्लॉज 2 में एक्सेप्शन बताई गई है कि ये लॉ ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे अप्लाई नहीं होगा अनलेस गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल गज़ट में बता दे कि ये वाली ट्राइब पे ये हिंदू लॉ अप्लाई हो सकता है. क्लॉज 3 में बताया गया है कि वर्ड हिंदू जो कि इस एक्ट में यूज़ होगा उसमें सारे बुद्धिस्ट, जैन, सिख भी इंक्लूड होंगे. इस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी कि ये तो हिंदू है ही नहीं, इनका तो अलग से रिलीजन है, क्योंकि ये इस एक्ट में सिर्फ हिंदू इन सभी को कंसीडर किया गया है ओनली फॉर दिस एक्ट. सेक्शन 3 में इस एक्ट में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है. उनका मीनिंग वही कंसीडर करेंगे जो कि डेफिनेशन में बताया गया है. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द क्लॉज ए. इस क्लॉज में कस्टम एंड यूसेज की डेफिनेशन बताई गई है कि कोई भी रूल जो कि कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली उसी फॉर्म में बहुत समय के लिए ऑब्ज़र्व की गई हो एंड उसे एक तरह का लॉ ही माना गया हो
अमंग हिंदू किसी भी लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली में, provided that the rule is certain and not unreasonable and opposed to public policy। वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर डैट in the case of rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family। कोई भी रूल जो कि फैमिली में एप्लीकेबल हो रहा है वो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए कि हाँ थोड़ी समय के लिए उन्होंने ब्रेक लगा दी, वो कस्टम फॉलो नहीं किया और उसके बाद फिर से फॉलो करने लग गए। क्लॉज बी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन बताई गई है कि कोई भी सिटी सिविल कोर्ट किसी भी एरिया में होगी जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गज़ट में बताया गया होगा तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंसीडर करेंगे। क्लॉज सी में हमें फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड के बारे में बताया गया है। फुल ब्लड होता है कि कोई भी पर्सन जिनके सेम फादर एंड सेम मदर हो उन्हें हम फुल ब्लड कंसीडर करेंगे। वेयर एज हाफ ब्लड इज वेयर एज देयर इज सेम फादर बट डिफरेंट मदर। फॉर एग्जाम्पल राम है, वो सन है मिस्टर ए एंड मिसिस बी का, और जो श्याम है वो सन है मिस्टर ए एंड मिसिस सी का। सो उनके फादर तो सेम है लेकिन मदर अलग है, तो उसे हम हाफ ब्लड रिलेशन कंसीडर करेंगे। क्लॉज डी यूटेरिन ब्लड। यूटेरिन ब्लड मतलब कि जिसमें सेम मदर हो लेकिन फादर डिफरेंट हो, जैसे कि राम सन है मिसिस बी एंड मिस्टर ए का, और जो श्याम है सन है मिसिस बी एंड मिस्टर डी का। इसमें सेम मदर है लेकिन फादर डिफरेंट है, सो इसे हम यूटेरिन ब्लड रिलेशन कंसीडर करेंगे। एक्सप्लेनेशन में बताया है कि क्लॉज सी एंड डी में एंसेस्टर हम फादर को मानेंगे एंड एंसेस्ट्रेस हम मदर को मानेंगे। क्लॉज ई प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल अंडर दिस एक्ट। क्लॉज एफ स्पिंडर रिलेशनशिप्स। What are spindle relationships? These are relation between two persons through their parents and grandparents। फादर साइड में 5 जनरेशन्स इंक्लूड होती हैं, वेयर एज मदर साइड में 3 जनरेशन इंक्लूड होती हैं। इफ़ पर्सनस की स्पिंडल रिलेशनशिप होगी तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक दूसरे से मैरिज नहीं कर सकते अनलेस उनका कस्टम अलाउ करता हो। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी एक चाचा के बेटे के साथ शादी नहीं कर सकते। आपको पता ही है कि लोग अलाउड नहीं करेंगे, लोग तो अलाउड करेंगे ही नहीं, हमें पता है, लेकिन लॉ भी अलाउड नहीं करेगा। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स क्या होती है? कुछ ऐसे रिलेशन होती है जिन्हें कि लॉ अलाउड नहीं करता है एक दूसरे से मैरी करने के लिए, वही प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंसेस्टर। फॉर एग्जांपल फादर एंड डॉटर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर एक दूसरे से मैरी नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वन वॉज द वाइफ हस्बैंड ऑफ योर एंसेस्टर। जैसे कि आप अपने दादाजी के साथ, या कोई लड़का है वो अपनी दादी के साथ, मम्मी के साथ शादी नहीं कर सकता ना, तो इसमें ये इंक्लूड है। अब पॉइंट 3, इफ़ वन वॉज द स्पाउस ऑफ योर अंकल एंड आंट। अब आप अपनी मामी से, चाची से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। इफ़ यू आर सिबलिंग और क्लोज कज़न्स, जैसे कि ब्रदर सिस्टर, अंकल और भतीजी होती है, या भतीजा होता है, या कज़न्स होते हैं, इनमें भी मैरिज अलाउड नहीं है। एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया गया है कि इस रिलेशंस में हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड्स, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, अडॉप्टेड रिलेशनशिप्स,
ये सभी इंक्लूड है जो कि एक दूसरे से मैरी नहीं कर सकते। ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। इस सेक्शन में बेसिकली बताया गया है कि कोई भी कस्टम और यूसेज हो या कोई लॉ हो जो कि इस एक्ट के कमेंस होने से पहले फॉलो हो रहा हो, उस एक्ट को अब रिपील कर दिया जाएगा। सेक्शन 5 में बताया गया है कि कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, कि कोई भी हिंदूज के बीच में मैरिज को सॉलमनाइज करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होगी। द फर्स्ट इज़ कोई भी पार्टी की शादी नहीं हुई होनी चाहिए। द सेकंड क्लॉज इज एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड। इट मीन्स कि कोई भी पार्टी इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब उसका दिमाग हो, सोचने समझने की शक्ति हो कि हाँ वो क्या कर रहा है, उसे पता हो, वो वैलिड कंसेंट देने के लिए एबल हो। सो द सेकंड कंडीशन इज दिस। क्लॉज बी में बताया गया है कि वो वैलिड कंसेंट देने के लिए एबल हो, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर सफ़र ना कर रहा हो और मैरिज के लिए अनफिट ना हो और उसे प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लॉज सी में बताया गया है कि उसे इंसैनिटी के अटैक्स ना आते हों। द थर्ड पॉइंट इज़ दिस, द ब्राइड ग्रूम की एज कंप्लीट होनी चाहिए 21 ईयर और जो ब्राइड होगी उसकी एज 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए इफ़ दे वांट टू मैरी। और क्लॉज 4 एंड 5 में बताया गया है कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स और संपिंडा रिलेशनशिप के अंडर नहीं होने चाहिए अनलेस उनके कस्टम उन्हें अलाउ कर रहे हों। सेक्शन 6 को तो रिपील कर दिया गया है गार्डियनशिप इन मैरिज के अंडर। तो सेक्शन 7 से स्टार्ट करते हैं जिसमें कि बताया गया है कि सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। सो किसी भी पार्टी की सेरेमनीज जो कि उनके कस्टम के द्वारा फॉलो की जा रही है वो फॉलो की जा सकती है, चाहे दोनों की फॉलो कर सकते हैं चाहे किसी एक की फॉलो कर सकते हैं। और क्लॉज बी में बताया गया है कि अगर कोई कस्टम ऐसा है कि सप्तपदी वाला कस्टम फॉलो हो रहा है जो कि 7 फेरास होते हैं, तो उसमें जब 7 स्टेप ले लिया जाएगा तब हम मान लेंगे कि मैरिज सॉलमनाइज हो गई है। सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। क्लॉज 1 बताती है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल बना सकती है हिंदू मैरिज की रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड ताकि ये प्रूव कर सके कि जो मैरिज हुई है वो वैलिड है। सेकंड क्लॉज में बताया गया है कि स्टेट रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल दे कैन मेक रूल लाइक अगर कोई मैरिज को रजिस्टर नहीं करवाएगा तो उसे फ़ाइन होगा। थर्ड क्लॉज में बताया गया है कि जो भी रूल बना है उसे स्टेट लेजिस्लेचर में भी शेयर करना होगा। द फोर्थ क्लॉज इज़ अबाउट हिंदू मैरिज रजिस्टर जो कि हमेशा अवेलेबल होगा इंस्पेक्ट करने के लिए। उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ जब फीस पेमेंट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रार उन पार्टीज़ के साथ भी शेयर कर सकता है और ये कॉपीज़ को हम कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं एज एन एविडेंस। क्लॉज 5 में बताया गया है कि इफ़ मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो भी वो मैरिज वैलिड ही मानी जाएगी अंडर हिंदू लॉ। सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। अगर एक स्पाउस बिना किसी वजह से दूसरी पार्टी को छोड़कर चला गया है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पटिशन फाइल कर सकती है कि मेरे स्पाउस को ऑर्डर करो कि वो मेरे साथ आकर रहे। इसमें कोर्ट ये चेक करेगी कि जो पटिशन फाइल की गई है वो बिल्कुल ट्रू है और ये भी देखेगी कि कोई लीगल रीज़न तो नहीं है उसकी पटिशन को रिजेक्ट करने का। इफ़ कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि हाँ दूसरी पार्टी बिना वजह की दूसरी पार्टी को छोड़कर गई है तो वो डिक्री पास कर सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। अगर कोई पर्सन
विदाउट अ गुड रीज़न छोड़कर गया है तो उसी पार्टी पर बर्डन ऑफ प्रूफ है ये प्रूफ करने का कि यस वो किसी वैलिड रीज़न से ही दूसरी पार्टी को छोड़कर गया है। सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। कोई भी पार्टी वेदर इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले या बाद में शादी हुई हो वो कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री फाइल कर सकती है किसी भी ग्राउंड पे जो कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में दिए गए हैं। और वाइफ आल्सो कैन फाइल अ petition on the ground specified in subsection 2। क्लॉज 2 में बताया गया है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो गई है तो पार्टी ऑब्लिगेट नहीं है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, वो अलग अलग रह सकती है और बिना कोहैबिट के भी रह सकती है। सो बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय petition ऑफ either party on being satisfied of the truth of the statement made in such petition is signed the decree। The court can decide the decree अगर उन्हें लगे कि ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है अलग रहने का। नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स सेक्शन 11 में वॉइड मैरिजेस के बारे में बताया गया है कि वो क्या होती है। एनी मैरिज जो कि इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद हुई है, अगर कोई पार्टी ये पटिशन फाइल कर दे कि ये मैरिज वॉइड है तो वो उस मैरिज को वॉइड कंसीडर कर देंगे इफ़ दे आर कॉन्ट्राडिक्ट विद द क्लॉज 1, 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 12 हमें वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में बताता है। वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं? वो मैरिजेस जो कि लीगली वैलिड होती हैं जब तक कोई एक पार्टी कोर्ट में पटिशन फाइल ना करे उस मैरिज को कैंसिल करने के लिए। सो अनलाइक वॉइड मैरिज विच इज़ इनवैलिड फ्रॉम द बिगनिंग, अ वॉइडेबल मैरिज नीड्स अ कोर्ट ऑर्डर टू बिकम नल। सो कौन कौन से ग्राउंड पे मैरिज को वॉइडेबल कंसीडर किया जा सकता है? हम कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप मैरिज को कैंसिल करो ऑन द ग्राउंड्स। द फर्स्ट इज़ नॉन कंसुमेशन ऑफ मैरिज ड्यू टू इम्पोर्टेंस। जब कोई एक पार्टी इम्पोर्टेंट हो और वो मैरिज कंसुमेट ना कर सके तो इम्पोर्टेंस हो और वो मैरिज को कंसुमेट ना कर पा रहा हो तो हम ये मैरिज को वॉइडेबल कंसीडर कर सकते हैं। क्लॉज बी में बताया गया है मैरिज वायलेट सर्टेन कंडीशंस जो कि सेक्शन 5 में दी गई हैं तो उन्हें भी हम वॉइडेबल कंसीडर कर सकते हैं। क्लॉज सी में बताया गया है कि मैरिज डन विदाउट प्रॉपर कंसेंट, जैसे कि कंसेंट लिया बाय फोर्स, फ्रॉड या गार्डियन का कंसेंट लिया है जो कि फ्रॉड से लिया गया है। क्लॉज डी में बताया गया है अगर वाइफ इज़ प्रेग्नेंट बाय द अनदर मैन, जब शादी हुई है तो द वाइफ वॉज प्रेग्नेंट बिफोर द मैरिज एंड द हस्बैंड डिड नॉट न्यू अबाउट इट। इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर सेक्शन 12 क्लॉज 2, आप एनलमेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते इफ़ फॉर ग्राउंड सी जो कि फोर्स और फ्रॉड के बारे में बात करता है। अगर कोई पार्टी पटिशन फाइल करती है फ्रॉड के 1 साल बाद तो उससे हम एनलमेंट की पटिशन फाइल नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी उस स्पाउस के साथ रह रहे हो विलिंगली सच जानने के बावजूद भी तो भी आप एनलमेंट के लिए फ़ाइल नहीं कर सकते। द अदर ग्राउंड इज़ इफ़ वाइफ इज़ प्रेग्नेंट बाय अदर मैन। आपको ये प्रूव करना होगा कि आपको इसके बारे में नहीं पता था जब मैरिज हुई और आपने केस 1 साल के बीच में फ़ाइल किया है और आपको उनके रिलेशन के बारे में नहीं पता था। एंड जब आपको पता चला कि उसने किसी के साथ ऐसे रिलेशंस बनाए हैं आपने भी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाए
I hope you understand today's topic very well. So, to keep me motivated, please press the like button and not forget to subscribe the channel for more informative videos. अब हम नेक्स्ट पार्ट में डाइवोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड उसके नेक्स्ट पार्ट में हम हिंदू मैरिज एक्ट को कंप्लीट कर देंगे. टिल देन बाय बाय.